हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पेडागोजी को, यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट यहाँ पर आपसे मिस ना हो। ठीक है, यदि आप सीडीपी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो सीडीपी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ ऐप पर अवेलेबल है, तो ऐप को ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। कुछ डेमो फाइल्स भी डली हुई है, वीडियोज़ भी डले हुए हैं, तो उन्हें देखकर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी प्रेरक होते हैं, चाहे वो अर्जित प्रेरक हो, जन्मजात हो, ऐसे करके कई सारे प्रेरक डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अब्राहम मास्लो के द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्नलिखित में से किस विकल्प ने दिया है। मतलब अब्राहम मास्लो का जो हिरार्की है, जिसमें उन्होंने जो है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो किन दो भागों में कर सकती हूं? जन्मजात और स्वाभाविक प्रेरक, जन्मजात और अर्जित प्रेरक, जैविक व जन्मजात प्रेरक, सामाजिक और कृत्रिम प्रेरक। ठीक है, तो क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है? अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करें तो हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं, जन्मजात व अर्जित प्रेरक के रूप में। जन्मजात जो बाय बर्थ आएगा, ठीक है, जस्ट लाइक शारीरिक आवश्यकता जो चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि उसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे समय के साथ अर्जित करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो का जो पूरा हिरार्की है वो जन्मजात और अर्जित प्रेरकों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? सबसे पहले बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। मतलब आपका जो प्रायर नॉलेज है उसको नए अधिगम जो आप करने वाले हैं उससे अलग करेगी। तो बेसिकली मोटिवेशन अगर आप हमारे अंदर होता है तो वो हमारे क्या इंटरेस्ट जागृत करके रखता है ना। तो बच्चे में सीखने के प्रति क्या करती है, रुचि का विकास करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मतलब अगर मैं बात करूँ अचीवमेंट मोटिवेटर को लेकर, अचीवमेंट मोटिवेटर क्या होता है? जस्ट लाइक आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, वो वाली चीज़। ठीक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बनाना है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि कि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा, यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? उपलब्धि अभिप्रेरक की इन्होंने 3 कैटेगरी बता दी कि उपलब्धि अभिप्रेरक एक प्रकार से वो जीवित रहने के लिए, जस्ट लाइक जन्मजात अभिप्रेरक है, मतलब आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए आए हैं। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को एक विकास प्रेरक, मतलब जो आपके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को एक सामाजिक सोशल मोटिवेटर यहाँ पर बोला जा सकता है। यस, तीनों ही फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? मूल प्रवृत्ति जो होते हैं, मूल प्रवृत्ति के अंदर जो स्पेसिफिक आपकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसका संबंध मैकडूगल ने जो टोटल हमको 14 यहाँ पर संवेग बताए हैं उसमें से एक आपका जिज्ञासा भी है। तो उसका कनेक्शन भय से है ना, एक प्रकार का फियर, घृणा, हेट यहाँ पर हो सकता है, आश्चर्य, वंडर यहाँ पर हो सकता है, भूख यहाँ पर, एपिटाइट यहाँ पर हो सकता है। तो जब भी हमसे जिज्ञासा के बारे में पूछा जाए तो जिज्ञासा का संबंध हमेशा आश्चर्य से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? नेगेटिव केस आपको निकालना है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से जो विद्यार्थी होते हैं, जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, उनके लिए सही नहीं होगी। उनको कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सही नहीं होगी? तो आप ये बोल सकते हैं ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनली मोटिवेटेड होगा वो ऑलवेज सक्सेसफुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको पसंद होगी, कार्य करने में आनंद आना, है ना, हमेशा उनके अंदर एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी आपको दिखाई देगी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करेंगे, लेकिन वो हर बार सक्सेसफुल हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करता है, ठीक है, मतलब बच्चों के ऊपर इतनी बाउंडेशन, इतनी लिमिटेशन अगर नहीं लगाएं, है ना, तो विद्यालय क्या कर सकता है, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों को जीवन को सामान्य करता है और इन बच्चों को समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, मतलब वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए, है ना। तो कम प्रतिबंध विद्यालय का मीनिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो बोल रहा है कि लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को समान करता है, क्या ये प्रतिबंधित विद्यालय को लेकर सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और विद्यालय के साथ अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में इनको इंक्लूड कर रहा है, तो ये तो स्पेसिफिक इसकी बात हो गई विज्ञान मेला वगैरह की, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, है ना। अब आपके पास केवल ऑप्शन नंबर क्या बच रहा है, एक तो बी बच रहा है ना, और क्या बच रहा है, डी बच रहा है। तो इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से आपको क्या ज़्यादा सही लग रहा है ना, कि वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य कर रहा है, इसका मतलब कम प्रतिबंधित इन्वायरमेंट है, या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उनको नीचा न दिखाए, ये है आपका कम प्रतिबंधित इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा सही लग रहा है ना। इनके साथ क्या हो रहा है कि सभी को कनेक्ट करके चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, फैशन शो के थ्रू जो है उसको देखकर उस चीज़ को अनुकरित कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है ना, किसी भी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करके उसको इमिटेट करना सोशल अधिगम है ना, सामाजिक अधिगम इसको यहाँ पर बोला जाएगा। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःविषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सर्वोत्कृष्ट फ़ायदा यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर करिए, इस पढ़िए चारों ही ऑप्शन को, क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। अंतःविषयीय अनुदेशन की बात यहाँ पर करी गई है। सबसे पहले विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करना और सामान्यीकृत करने के अवसर देना इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, शिक्षकों को अभिभूत होने की कम संभावना होगी, मतलब टीचर उससे अभिभूत नहीं होंगे, है ना, ओवरवेल्म्ड नहीं होंगे। तीसरा, विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। अंतःविषयीय अनुबंधन मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेवेंट या उससे कनेक्टेड इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षक को अधिक लचीलेपन की यहाँ पर अनुमति होगी। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें बताता है इसके बारे में कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाए। मतलब आपने कोई भी एक चीज़ सीखी, आप उसको हर जगह अप्लाई कर पाए, आप उसको दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाए, ये होता है आपका अंतःविषयी अनुदेशन, यानी कि जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण जो होता है वो क्या होता है। जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है, इंक्यूबेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो देखो सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें सबसे पहले हम लोग, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई, क्रिएटिव थिंकिंग आप कर भी रहे हो तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, है ना। प्लानिंग के बाद आपके साथ क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है ना, इंक्यूबेशन होगा, फिर आपका इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, फिर आप यहाँ पर इवैल्यूएशन करते हो और एट द लास्ट आप वेरिफिकेशन करते हो, है ना। तो ये कुछ 5 स्टेप्स होती है। इसमें पूछा है सबसे लास्ट स्टेप यानी 5वीं स्टेप क्या होगी, वेरिफिकेशन करना। तो वेरिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो प्लानिंग तो आपने कर ली, योजना आपने बना ली, उसके बाद आप इंक्यूबेशन करते हो, दैट मीन्स आप अपने माइंड में एक स्कीमा डेवलप करते हो, कैसे करना है, क्या करना है, आपके दिमाग में सारे थॉट्स आ जाते हैं। और फिर 3rd स्टेप पर क्या हो जाता है, इल्यूमिनेशन हो जाता है,
इल्यूमिनेशन मतलब अचानक से आपको एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, या फिर इस चीज़ को हम लोग ऐसे और नया क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसका मूल्यांकन करते हो कि जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो या जिस भी मेथड का आप प्रयोग कर रहे हो वो आपने सही करी या नहीं करी, वो आपका इवैल्यूएशन हो गया। और एट द लास्ट क्या हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का क्या उद्देश्य होता है। द पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लर्निंग इन एजुकेशन इज। शिक्षा में वैज्ञानिक जांच हमें किस बारे में बताती है। टू इनकरेज कोलाब्रेशन वर्क, सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए। तीसरा, वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए, या फिर कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तो वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा। यस, आंसर करिएगा, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमें किस चीज़ में, या इसका जो पर्पस है वो क्या होता है। देखो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बच्चा अगर कर रहा है तो क्या इससे सहयोगी कार्य को बच्चे को मोटिवेशन मिल पाएगा, कोलैबोरेशन को। पाठ्यक्रम सामग्री पूरा करना तो नेगेटिव आंसर हो गया। वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करना या कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है तो हम लोग साइंटिफिक लिटरेसी ही निर्मित करना चाह रहे होंगे बच्चों के अंदर। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, सी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको 26 फ़ेब का जो 2:30 बजे वाला शिफ्ट था इसमें भी कुछ आपके CDP के क्वेश्चंस थे वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को और आंसर करिए। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। वैल्यूएशन दैट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा। देखो, निर्देश की अवधि के दौरान हम लोग छात्रों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, है ना, मतलब कि अगर कोई गलती होती है तो फीडबैक मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, ऐसा शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है क्या कहलाता है। मतलब ऐसा शोध और अवलोकन जो कि परिमित घटनाओं पर आधारित होगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है ना उसके ऊपर बेस्ड होगा, रेदर देन थ्योरी और बिलीफ। मतलब सिद्धांत और धारणा के बजाय जो एक्चुअल एक्सपीरियंस की बात करता है वो एम्पेरिकल रिसर्च होगा, सर्वे रिसर्च होगा, डिडक्टिव रिसर्च होगा, या फिर क्वेजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। तो ये हमेशा जो रियल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है वो एम्पेरिकल होगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा किस चीज़ में सम्मिलित होती है। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, एथिक्स एंड एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन अर्ध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शुद्ध सामाजिक विज्ञान या सामाजिक निहितार्थ वाला विज्ञान। तो नैतिकता और शिक्षा जो है सोशल साइंस के कई कैटेगरीज होती है। तो नैतिकता और शिक्षा सोशल साइंस के अंदर हम लोग देते हैं सेमी सोशल साइंस के अंदर, है ना, क्योंकि सोशल साइंस शुद्ध वाली होती है जिसमें प्योर सोशल साइंस से जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास वगैरह के बारे में बताएगी उसके अंदर होती है ना। सोशल स्टडीज़ में हम लोग समाज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, परिवार और ये जो चैप्टर होते हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंदर पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं। और सेमी सोशल साइंस के अंदर हम लोगों को जस्ट लाइक साइकोलॉजी, नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट, वैल्यूज़, बिलीफ, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी देखिए कि किसी भी सब्जेक्ट को करिकुलम का एक हिस्सा क्यों माना जाता है। क्योंकि ये गहन सोच को विकसित करता है, मानव व्यवहार से संबंधित है, विश्व की जागरूकता को विकसित करता है, या फिर देश को विकसित करता है। तो डेफिनेटली आपको सोशल साइंस या फिर ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, परिचर्चा विधि को किस नाम से जाना जाता है। आप डिस्कशन मेथड को किस नाम से जानते हो। तो डिस्कशन मेथड को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना क्या कहलाता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद का बोल सकते हैं ना कि खुद को एनालिसिस कर रहा है, सेल्फ एनालिसिस कर रहा है। तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, सर्वेक्षण का, एक्सपेरिमेंट का, इंट्रोस्पेक्शन का, या फिर रेटिंग का। तो देखो, स्वयं का एनालिसिस करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, किसने टिप्पणी करी है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया है, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी सारी योजनाएं, प्लानिंग और काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह चलती है, लेकिन कोई भी माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं माध्यमिक शिक्षा के बाद ही स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। तो हमें माध्यमिक शिक्षा को इतना सुधारने की आवश्यकता है कि जहाँ पर व्यक्ति जब बच्चा जो है माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अंबेडकर या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन विच फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। अन्वेषण आधारित शिक्षा रियलिज्म के ऊपर, आइडियलिज्म के ऊपर, है ना, अस्तित्ववाद के ऊपर या फिर प्रकृतिवाद के ऊपर आधारित है। तो अन्वेषण, खोज करना, है ना, खुद रिसर्च करके सीखना, तो ये प्रकृतिवाद की बात करता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। उद्देश्य आधारित शिक्षण किसके द्वारा सुझाया गया? सी नॉर्मन के द्वारा, D.W. एलिन के द्वारा, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा या फिर डेविड क्रॉडर के द्वारा। तो ये चीज़ सुझाई है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग की बात कौन करते हैं? बेंजामिन एस ब्लूम करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ हो सकता है ना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा? सामग्री को गहराई से समझना, है ना, ये बहुत सारी तैयारी और योजना समय के साथ आता है, पहल और आत्मदिशा का आधार है। ठीक है, और अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है। तो ये क्वेश्चन में हिंदी में मिस्टेक है, आपको यहाँ पर इसका क्या करना है, एक डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, जब भी पेपर में से क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसकी एक कमी बतानी है ना। तो इंक्वायरी बेस्ड में क्या होता है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को डीपर जाकर स्टडी नहीं कर पाते हैं ना, कि ये क्या करेगा कि गहन अध्ययन के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है आप उसके बेसिस पर अपना कंक्लूजन निकालते जाते हैं। तो प्रमोट्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये चीज़ बिल्कुल सही है ना। कैसे कि बहुत सारी तैयारी और योजना के साथ आता है, मतलब इसमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहल और आत्मदिशा का आधार रखता है, क्योंकि यहाँ पर खुद आप चीज़ों को सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, तो इनिशिएटिव आपको खुद को लेना पड़ेगा, है ना। और अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं होता है? नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रो टीचिंग। इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट गेन्ड, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है। निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। अधिगम समूह का आकार छोटा होता है। शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में आपने देखा है कि एट अ टाइम आपको फीडबैक मिल जाता है। जैसे ही आपने टीचिंग करी आपको उसी समय क्या हो जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा, है ना। तो इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट गेन्ड, ये नेगेटिव है। बाकी सारी चीज़ें सही है कि निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। अधिगम समूह का आकार छोटा होता है। शिक्षण जो है नियंत्रित परिस्थितियों में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को कैसा बना सकता है? एक इफेक्टिव टीचर क्लास को कैसा बना सकता है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, या फिर निरंकुश, या फिर बहुत ही कठोर, या फिर अराजक बना सकता है? तो एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को ऑलवेज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर हर एक बच्चा स्वतंत्र है, अपने विचारों को रख सकता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करते हैं और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करते हैं, क्या कहलाता है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अवलोकन के द्वारा अधिगम, अन्वेषण अधिगम, या फिर अधिगम का शिक्षण शास्त्र।